आज हम एक वार्ता करने आए हैं मेजर जनरल अनुज माथुर साहब के साथ। आप आर्मी में मेजर जनरल से रिटायर हुए और अभी हम मेजर जनरल अनुज माथुर साहब से बात करेंगे कि क्या ये जो युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन का, गाजा इजराइल का, चाइना ताइवान का, और भी छोटे मोटे बार बार युद्ध होने लगते हैं, तो आज का हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा कि क्या ये लड़ाइयाँ हम विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही हैं और क्या ये शांति के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। तो नमस्कार जनरल माथुर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। और आज के इस समारोह में, या आप ये कहिए कि इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं लोकेश माथुर, ब्यूरो चीफ सदीनामा जयपुर हूँ, और मेरी सहयोगी इंदिरा विजय हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं जयपुर में। तो सर, बार बार युद्ध चल रहे हैं पिछले 3.5 साल के करीब से। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इधर इजराइल गाजा का युद्ध हो रहा है, कभी चीन ताइवान का युद्ध होता है। कल स्ट्राइक किया है इजराइल ने दोहा पे। तो क्या लगता है कि ये सारा युद्ध हमें एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है? देखिए, मैं पहले तो एक दो चीजें साफ कर देना चाहता हूं। जहां तक सवाल यूक्रेन के युद्ध का है, यूक्रेन का युद्ध काफी पुराना है। 2014 में जब क्रिमिया पर रूस ने कब्जा किया था, तब से ये युद्ध चल रहा है। लेकिन जो उस युद्ध को किसी और नजरिए से देखा जाता था, अब फरवरी 2022 में इन्होंने फिजिकली इस ऑपरेशन को एक स्पेशल ऑपरेशन करके और उनके ऊपर बाकायदा सैनिक आक्रमण किया था। तो ये पहली बात आपको पता होनी चाहिए। जहां तक सवाल दुनिया के आज के जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया की, उसमें क्या होता है कि भू राजनीतिक सिचुएशन उसकी किस प्रकार से टर्न लेती है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि एक अमेरिका को लगता था कि वो एक पूरे विश्व के सबसे शक्तिशाली हैं और सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था उनकी सबसे स्ट्रांग है, तो उनको लगता था कि वो दादागिरी से काम चला सकते हैं। जहां तक सवाल इन युद्धों का है, इन युद्धों का अपना इतिहास है। इसकी वजह काफी गहराई तक जाने की, समझने की आवश्यकता है आपको। हम रशिया यूक्रेन युद्ध की बात कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध क्यों हुआ? जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उस विघटन के बाद वार्सो पैक्ट खत्म हो गया। और वार्सो पैक्ट जो था वो नाटो और वार्सो पैक्ट एक दूसरे के खिलाफ बनाए गए थे, और शांति शीत युद्ध के काल में वो एक दूसरे के खिलाफ थे। जब वो खत्म हो गया तो रूस ने कहा कि अब जब वार्सो पैक्ट खत्म हो चुका है तो अब नाटो का भी कोई औचित्य नहीं बचा, तो अब नाटो को भी खत्म कर देना चाहिए। तब उनको बताया गया था कि नाटो विल नॉट मूव एन इंच ईस्टवर्ड्स। लेकिन हुआ क्या? तब से लेकर के आज तक लगभग सारी वार्सो पैक्ट कंट्री, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो है, वो नाटो का हिस्सा बन गई। अब 2008 में जॉर्जिया को उन्होंने नाटो का हिस्सा बनाने की कोशिश की, अब यूक्रेन तक। तो रूस का जो सोच था वो बिल्कुल जेन्युइन था कि भाई आप लगातार हमारे ऊपर चढ़ते चले आ रहे हैं, और नाटो एक मिलिट्री अलायंस है। नाटो के जो आर्टिकल 4 और 5, आर्टिकल 5 है, उसके हिसाब से अगर आप एक कंट्री से आपका कोई स्कर्मिश होता है तो पूरे नाटो के ऊपर उसको माना जाएगा। तो ये बहुत जबरदस्त उनकी तरफ खतरा। तो उनकी जो जेन्युइन जो चीज थी, उसकी वजह से उन्होंने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। और अब आपका जो प्रश्न है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको अभी उसका जवाब ये देना चाहता हूं कि फिलहाल नहीं। लेकिन हालात पॉकेट्स में जगह जगह पर बिगड़े हुए हैं। उधर पश्चिम एशिया में वो भी युद्ध, उसका भी इतिहास है, वो अभी नहीं शुरू हुआ है, वो सालों से, दशकों से वहां पर वो युद्ध चल रहा है। 1947 में जब इजराइल एग्जिस्टेंस में आया था, तब से लेके अभी तक 47 में, 67 में, 73 में, 86 में, 2006 में लगातार उनका फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध चलते चले आ रहे हैं। पूरा अरब उनके देश उनके खिलाफ थे। तो
वो पूरी उसकी जो डायनेमिक्स है वेस्ट एशिया की, वो बिल्कुल एक अलग किस्म की डायनेमिक्स है। लेकिन वहां पर एक युद्ध का सिनेरियो वहां पर बना हुआ है, चीन साउथ चाइना सी में, चाइना और ताइवान के बीच में बना हुआ है। उसकी भी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं पूरे विश्व के जो विचार है, जो वन चाइना पॉलिसी थी, वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका ने और पूरे पश्चिमी देशों ने मान्यता दी, और अब उसको वो कहते हैं कि भाई ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंस होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये तमाम चीजें, हर एक चीज के पीछे पूरा इतिहास है, और हर जगह इस प्रकार के हालात बने हुए हैं, क्योंकि जो शक्तिशाली देश हैं वो समझते हैं कि शायद हम बल प्रयोग से उनको अपनी तरफ अपना जो उद्देश्य है उसको पा सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि कहने को लड़ाई युद्ध जो है रूस और यूक्रेन के बीच में है, लेकिन वास्तव में अमेरिका और पूरा पश्चिम साम्राज्य उनके खिलाफ लड़ रहा है। अब मेजर साहब, जनरल साहब, आप ये बताइए कि अब जब बहुत सारे देश न्यूक्लियर वेपन से संपन्न हैं, तो क्या नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा युद्ध की तैयारी हो सकती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको कि भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, पितामह कहते हैं। उन्होंने, जब हमने न्यूक्लियर बम बना लिया था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने उसने ये कहा था कि न्यूक्लियर बम जो परमाणु शक्ति है वो एक ऑफेंसिव वेपन नहीं है, वो इट्स नॉट अ वेपन ऑफ वॉर, इट्स अ वेपन ऑफ पीस। उसकी वजह है कि अगर आपके पास परमाणु शक्ति है तो आप किसी दूसरे परमाणु संपन्न राष्ट्र से युद्ध करने से पहले 100 बार सोचेंगे, और ये जो है ये डेटरेंस है, और ये आपको बचाता है युद्ध से। अब मैं आपको उसी यूक्रेन और रूस का उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उस समय जो आज का यूक्रेन है वो सोवियत संघ का हिस्सा था। उनके पास 1780 के आसपास, उससे भी ज्यादा परमाणु बम थे। जो सोवियत संघ के बड़े बड़े परमाणु संयंत्र जो आज का यूक्रेन है वहां पर लगे हुए हैं, ज़ैपोरिज़िया में हो चाहे कहीं भी, मतलब आप उनको देखें तो वो उस समय जब वो उसका विघटन हुआ, तब परमाणु संपन्न राष्ट्रों ने मिलकर के यूक्रेन पर दबाव बनाया और यूक्रेन को कहा कि आप अपने परमाणु बमों से पार्ट विद योर न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तो उनसे उनके परमाणु हथियार ले लिए गए, और बदले में उनको ये गारंटी दी गई कि हम आपको आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की और आपकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। लेकिन वो हुआ नहीं, वो गारंटी चल नहीं रही। और अगर मैं जो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, अगर उस यूक्रेन के पास वो 1700 परमाणु हथियार होते तो रूस की मजाल नहीं थी कि वो हमला करता। जी, तो अब आपको नहीं लगता कि जो कूटनीतिक शक्तियां हैं ये कम होती जा रही हैं, शांति वार्ता के रास्ते बंद हो रहे हैं, तो क्या अब इन सारे समस्याओं का समाधान का केवल एक युद्ध ही रह जाएगा क्या? मैं आपको एक इसके जवाब में पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ करने की है। युद्ध क्या करता है कि युद्ध आपको बातचीत की टेबल तक ले जाने का काम करता है। वजह कि आप युद्ध कर रहे हैं, आप इतना अट्रिशन डालें कि उसको लगे कि भाई अब मैं इसके आगे नहीं युद्ध कर सकता, इस जो भी किसी प्रकार से। तो युद्ध जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ना पहले विश्व युद्ध में किसी समस्या का समाधान हुआ, ना दूसरे विश्व युद्ध में किसी समस्या का समाधान हुआ, और ना कभी होने वाला है। अब ये तो जहां तक, एक मिनट और, जहां तक ये बातचीत का सवाल है, कूटनीति, इसका हल कूटनीतिक ही निकलेगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। अब क्यों नहीं निकल पाते हैं हल अधिकतर समस्याओं के? क्योंकि जो पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं उनके डिजायर्ड एंड स्टेट जो होती है कि भाई लड़ाई के बाद या इस समस्या का जब फाइनली हम इसका सॉल्यूशन ढूंढें, तब हमें क्या चाहिए। फिर यूक्रेन का उदाहरण देता हूं कि यूक्रेन वो कहता है कि पूरा डॉनबास का इलाका रूस कहता है हमारा होना चाहिए, क्रिमिया हमारा होना चाहिए, सुमी और खार्किव पे भी कुछ खिला के हम लेंगे, ओडेसा में भी हम थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे। तो ये उनकी रिक्वायर्ड डिजायर्ड एंड स्टेट है। यूक्रेन कहता है कि मैं पूरा
डॉनबास वापस लूंगा, क्रिमिया भी वापस लूंगा, और वो उनकी डिजायर्ड एंड स्टेट, वो एक्सट्रीम डिजायर्ड एंड स्टेट्स होती हैं, तो आपका सोल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। तो अब इनको अगर सोल्यूशन निकालना है तो कूटनीति के माध्यम से दोनों को अपनी अपनी डिजायर्ड एंड स्टेट को मेल्ट डाउन करना पड़ेगा, और तभी कहीं जाकर के सोल्यूशन निकल पाएगा। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारत ने यूक्रेन और रूस के मामले में के बीच में एक रुख अपनाया है। क्या भारत आने वाले समय में एक विश्व स्तरीय मध्यस्थ के रूप में उभर सकता है? देखिए, मैं इस शब्द से आपसे एग्री नहीं करूंगा, मध्यस्थ नहीं है, लेकिन विश्व स्तरीय शांति स्थापक राष्ट्र बन सकता है। अब मैं आपको इसका बताता हूं कि जिस प्रकार की लीडरशिप आज भारत की है आज, और ये इसमें मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि ये लीडरशिप 2014 के बाद से जो लीडरशिप हमारे पास आई है, सशक्त लीडरशिप है, और उन्होंने जो अपनी विदेश नीति अपनाई है, वो विदेश नीति एक बहुत पावरफुल विदेश नीति है। उसका परिणाम आपको नजर आ रहा है। हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है वो जुलाई में रूस जा सकता है, अगस्त में यूक्रेन जा सकता है, फिर फ्रांस जा सकता है और अमेरिका जा सकता है। भारत आज रूस से तेल खरीद सकता है, फ्रांस से राफेल खरीद सकता है, अमेरिका से चिनूक खरीद सकता है। तो ये भारत का जो पहले नॉन अलाइंड विदेश नीति थी, उसको भारत ने ऑल अलाइंड विदेश नीति करी है, और उन्होंने लगातार इस बात का मैसेज दिया है आपके यशस्वी प्रधानमंत्री ने कि पूरी दुनिया को डेवलपमेंट करने के लिए बारे में सोचना चाहिए। और जब G20 हमारे यहाँ हुआ था तो उसके जो 3 सेशन थे, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये सोच है उस लीडर की। किस प्रकार से उन्होंने विश्व में वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व का मैसेज पहुंचाया, और वही मैसेज जो है कहीं ना कहीं इवेंचुअली दुनिया में शांति स्थापित करने में काम में आ सकता है, ये बात। तो क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन अब इन युद्धों को रोकने के लिए नाकाम साबित हो रहे हैं? देखिए, यूनाइटेड नेशंस किस लिए बना था, किस प्रकार से बना था, और उस समय क्या परिस्थितियां थी। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 की बात है, खत्म हुआ था, और उसमें कुछ लोग विजयी बन के उभरे थे, कुछ लोग हारे हुए थे। तो उस समय जो हालात थे उनके हिसाब से इसका गठन किया गया था। अब क्या है कि कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं यूनाइटेड नेशंस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसकी वजह से वो अपना काम करने में सक्षम नहीं है। आप उदाहरण ले लें, वीटो पावर है, जो यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास वीटो पावर है। कोई भी डिस्कशन हो, कभी वो एक साथ बोलते ही नहीं। या तो अमेरिका वीटो कर देगा, या चाइना वीटो कर देगा, या रशिया वीटो कर देगा, या तो उससे क्या होता है कि आप आगे। तो मेरा ये मानना है कि इन संस्थानों की, इस प्रकार के संस्थानों की पूरी महत्व है। इस प्रकार के संस्थान बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता इनमें थोड़े से सुधार करने की है। और मुझे लगता है कि अगर हम इसके खास करके यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के में थोड़ा सुधार करें तो। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि देखिए, यूनाइटेड नेशंस का काम सिर्फ युद्ध रोकना नहीं है। पीस ट्रैंक्विलिटी उनके चार्टर में है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो कि वो बखूबी कर रहे हैं। WHO बखूबी काम कर रहा है, यूनेस्को बखूबी काम कर रहा है, यूनिसेफ बखूबी काम कर रहा है, बीमारियों का उन्मूलन ये कर रहे हैं। जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो पिछड़े देश हैं, वहां पर जाके काम कर रहे हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन जो है वो बहुत इफेक्टिव असरदार ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो उनका मेन उद्देश्य था कि विश्व में शांति की स्थापना करना, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें कुछ मूलभूत पर समस्याएं हैं। और उसके बाद जब आपकी जो 5 सुपर पावर्स हैं, या 5 वीटो पावर्स कह लें, सुपर पावर तो उनमें से 3 में तो बचे नहीं, तो वो जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, और उनके अपना अपना अलग अलग एजेंडा है। यूएसए का अपना अलग एजेंडा है, हर एक का अपने इंटरेस्ट पहले देखता है। आपको मैं ये बात हर एक से बात करते हुए बात समझने की आवश्यकता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जब हम बात करते हैं, विश्व परिप्रेक्ष्य की जब बात करते हैं, तो देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। जी। तो आज अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है वो आप देख लें। अमेरिका का वेनेजुएला में क्या कर रहे हैं वो, अब वो अमेरिका ग्रीनलैंड में क्या करना चाहता है, कनाडा के लिए वो क्या बात कर रहा है, मैक्सिको के लिए वो क्या कह रहा है, ये तमाम चीजें वो अमेरिका के अभी प्रेसिडेंट को लगता है कि ये अमेरिका को ग्रेट बनाने में
अच्छी काम सिद्ध होंगी, इसलिए उनका ये स्टांस है। तो ये तमाम चीजें हमको समझने की आवश्यकता है। हर राष्ट्र अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है और भारत भी अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है, और भारत का अपना इंटरेस्ट में काम करने का जो तरीका है ऑल अलाइंड, वो मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन विदेश नीति का हमने मुजाहिरा किया है। और आज इसी वजह से कि अमेरिका द्वारा इतने टैरिफ लगाने के बावजूद भारत को कोई असर नहीं हुआ। अमेरिका की सबसे बड़ी मेरे हिसाब से भूल ये है, अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर था, सबसे बड़ी मिलिट्री माइट है, सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है, मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने बजाय विश्व को लीड करने के विश्व को दबा करके रूल करने का प्रयास किया। अगर वही अमेरिका इसको लीड करता तो वो बिल्कुल प्रॉपर विश्व का सबसे बड़ा लीडर बना रहता। आज छोटे से छोटा देश, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो डेनमार्क ग्रीनलैंड के मामले में हो, सब उनको आंखें दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं और उनके खिलाफ पूरा का पूरा एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनकर के कहीं उभर करके सामने आ रहा है, और ये बात उनको समझ में भी आ रही है, तो उनको करने की आवश्यकता है। सर, अब मैं आपसे ये समझिए कि आखिरी सवाल है, है ना? अभी आपने शांति वार्ता के लिए या हम पीस के लिए बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन का मुख्य काम तो देखिए यही है कि वो पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे विश्व में एक तरह से शांति बनाए रखे। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भी विश्व शांति की बात आती है तो सबसे पहले भारत का नाम लिया जाता है। तो क्या इस विश्व शांति में का प्रस्ताव में, शांति समझौते में, अभी जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, क्या भारत अपनी इस समझौते में, विश्व शांति समझौते में कुछ कारगर हो सकता है इस युद्धों को रोकने में, या विश्व शांति के स्तर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कारगर हो सकता है, कोई ना कोई तो कारगर, किसी को ये लीड लेनी पड़ेगी। भारत बिल्कुल कारगर हो सकता है, और हर प्लेटफॉर्म पे। आज तक डोनाल्ड ट्रंप ने जब पुतिन से बात करी थी, वो तक पुतिन की आंख में आग डाल के उनको ये नहीं कह पाए कि आप युद्ध मत करें। और हमारे प्रधानमंत्री ने अभी चाइना में जाकर के एससीओ की मीटिंग के दौरान पुतिन की आंख में आग डाल के उनको कहा था कि युद्ध का जमाना नहीं है, बुद्ध का जमाना है, और आप युद्ध को समाप्त करने के तरीके खोजें। लेकिन क्या है, मैं आपको बताता हूं युद्ध समाप्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अपने इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आज पश्चिमी देश, यूरोप यूक्रेन का युद्ध समाप्त होने देना नहीं चाहता। अमेरिका का रेवेन्यू आ रहा है वहां से। आज यूरोप के हर देश ने अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस बजट को 2 से 3% जीडीपी बढ़ा दिया है। वो सारा पैसा अमेरिका जा रहा है। तो अमेरिका क्यों चाहेगा कि, तो हर एक के अपने इंटरेस्ट हैं, अपने मुद्दे हैं, लेकिन ये बात निश्चित है कि भारत का स्टांस हमेशा यही रहा है, एटलीस्ट पिछले 10-12 सालों से, कि हम, ये समय युद्ध का नहीं है। अगर आप मानव जाति को बचाना चाहते हैं, अर्थ को, पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, तो आपको कलेक्टिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पूरक बन के आगे चलना पड़ेगा, न कि एक दूसरे के शत्रु बन के। और एक बात और समझने की है कि हर एक को ये बात पता होनी चाहिए कि वो समय अब नहीं रहा कि सिर्फ अमेरिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। आज की तारीख में ग्लोबल साउथ की आवाज बन के भारत उभरा है, जो अफ्रीकन कंट्रीज को उन्होंने G20 में शामिल करवाया है। तो भारत के जितने भी प्रयास हैं, वो जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है, अमेरिका और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बीच में, या वेस्टर्न वर्ल्ड के और उनके बीच में जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसको पाटने का काम कर रहा है। और एक बार वो आगे बढ़ता चला जाएगा तो मुझे लगता है कि हम शांति स्थापित करवाने में एक कारगर भूमिका निभा सकते हैं। होगा क्या, ये सब अपने इंडिविजुअल देशों के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स के ऊपर निर्भर होगा। मतलब आपका कहने का है कि हम कुछ भी कहें, भारत ही एक ऐसा देश है जो हमेशा शांति प्रस्ताव लेके आता है, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी रूप में, बिल्कुल विश्व के स्तर पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं प्रधानमंत्री जी के इस कथन को दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आज का जो समय है वो युद्ध का नहीं है, बुद्ध का समय है। थैंक यू वेरी मच जनरल जय साहब। हिंद, जय हिंद। और आज हिंदी दिवस के इस मौके पर हमारी आपसे मुलाकात हुई और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम अपने देश के लिए और अपने विश्व के लिए कुछ न कुछ अच्छा मैसेज सबको दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं भी एक मैसेज जाते जाते और दे दूं। पहली बात तो हिंदी दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और दूसरी बात है कि हमारे को राष्ट्र
जब हम विश्व की बात कर रहे हैं उसी प्रकार से अगर हम भारतवर्ष को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो हमें राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना होगा। और मैं आपके तमाम दर्शकों को, ये मेरे 2 स्टैंडर्ड फ्रेजेस हैं जो मैं हर एक को कहता हूं, खास करके जब मैं बच्चों से बात करता हूं उनको जरूर कहता हूं, आपको जब काम करना है तो इस भावना से काम करें, नेशन फर्स्ट, कैरेक्टर मस्ट, राष्ट्र प्रथम, चरित्र उत्तम। बहुत बढ़िया। और ये 2 बात बहुत आज ये बढ़िया। बात इससे करेंगे तो भारत आप देखिए कहां पहुंचता है। सर बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। शुक्रिया, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय